Hello, auspicious and determined students of our nation and all over the world. My name is Ansika Singh, your accounts teacher. Welcome you all at your channel Vidyarthi Pro Learning Platform. So today we are going to discuss about the important MCQs of accountancy, dissolution of partnership firm, Unit 4, and is very important for CUET, Intermediate, CACPT, BCom, BBA, NET JRF, UPHESC, UPPSC, UPSC. So without any further ado, let's move to our questions. So question number 1 is what is dissolution of partnership? Dissolution of partnership का मतलब क्या होता है? And the options are A, the process of forming a partnership, B, the process of ending a partnership agreement, C, the process of adding new partner to a partnership, and D, the process of expanding a partnership. यहाँ पे क्वेश्चन बोला है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है और ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि एक तो पार्टनरशिप फॉर्म को फॉर्म करना, सेकंड ऑप्शन बोल रहा है हमारा कि एंड करना पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, थर्ड बोलता है कि एक नए पार्टनर को पार्टनरशिप में ऐड करना और फोर्थ ऑप्शन बोले एक ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग पार्टनरशिप को एक्सपेंड कर रहे हैं। तो जो हमारा राइट आंसर है वो है बी, द प्रोसेस ऑफ एंडिंग अ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म का मतलब ही होता है कि जहाँ पे हम लोग पार्टनरशिप अग्रीमेंट को या पार्टनरशिप फॉर्म को एंड करते हैं वो हमारी डिसोल्यूशन कहलाती है। Dissolution of partnership firm is a process in which relationship between partners of a firm is dissolved or terminated. Next question is what are some reasons why a partnership may dissolve? क्या reasons है जिसकी वजह से partnership जो है हमारी dissolve होती है? And the options are A, death or incapacity of a partner, B, mutual agreements between partner, C, expiration of the partnership term, and D, all of the above. तो ये पूछ रहा है कि कौन से हमारे रीजंस है जिससे पार्टनरशिप फॉर्म हमारी डिसॉल्व होती है, या क्या डेथ से होती है, या म्यूचुअल अग्रीमेंट के थ्रू होती है, या पार्टनरशिप टर्म के एक्सपायरेशन पे होती है। तो ये तीनों आंसर हमारे डिसोल्यूशन के ही कारण बनते हैं, डिसोल्यूशन के ही रीजन बनते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। Next question is all the accounts are settled among partners and creditor at the time of a business, and the options are A, admission of a partner, B, death of a partner, C, retirement of a partner, and D, dissolution. Question बोल रहा है कि किस टाइम पे जितने भी अकाउंट्स होते हैं पार्टनर्स के और क्रेडिटर्स के वो सेटल किए जाते हैं, और ऑप्शन बोल रहा है कि एडमिशन के टाइम पे किए जाते हैं, या डेथ के टाइम पे किए जाते हैं, या रिटायरमेंट के टाइम पे किए जाते हैं, या डिसोल्यूशन के टाइम पे किए जाते हैं। एंड द राइट आंसर इज डी, डिसोल्यूशन। सी, जो अकाउंट्स को सेटल किया जाता है पार्टनर्स या क्रेडिटर का, ये तभी किया जाएगा जब कोई पार्टनरशिप फर्म जो है हमारी वो एंड हो रही है, और डिसोल्यूशन में ही किसी भी पार्टनरशिप एग्रीमेंट का एंड होता है। तो जब भी पार्टनरशिप अग्रीमेंट का एंड होता है उस टाइम पे हम लोग सारे अकाउंट्स को सेटल कर देते हैं, चाहे वो पार्टनर्स के हो चाहे क्रेडिटर्स के हो, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी, डिसोल्यूशन। Dissolution is the process which include the discarding and disposing of all the assets of a firm और एंड सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स एसेट्स एंड लाइबिलिटी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच व्हाट इज प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन? एंड द ऑप्शंस आर ए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बी, रियलाइजेशन अकाउंट, सी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एंड डी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो डिसोल्यूशन है उस टाइम पे हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट एक ऐसा अकाउंट होता है जहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटीज के वैल्यू को रियलाइज किया जाता है, यानी कि एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है और लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट इज अकाउंट ओपन ड्यूरिंग द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। The objective of preparation of realization account is to calculate profit or losses on dissolution of partnership firm. The transactions related to realization of assets and settlement of liabilities are recorded in this account. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज रियलाइजेशन अकाउंट प्रिपेयर? किस लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं? एंड दी ऑप्शंस आर ए, फॉर ओपनिंग द अकाउंट, बी, फॉर क्लोजिंग द अकाउंट, सी, फॉर प्रॉफिट शेयरिंग, एंड डी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे पूछ रहा है कि हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को क्यों प्रिपेयर करें, अकाउंट को ओपन करने के लिए, या अकाउंट को क्लोज करने के लिए, या प्रॉफिट शेयर करने के लिए, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो डिसोल्यूशन में ही हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को ओपन करते हैं, और डिसोल्यूशन का मतलब ही होता है पार्टनरशिप फॉर्म को एंड करना, और रियलाइजेशन अकाउंट भी इसीलिए पे किया जा रहा है ताकि सारी एसेट्स को और सारे लाइबिलिटीज को पे ऑफ और डिस्पोज किया जा सके, यानी कि फॉर क्लोजिंग द अकाउंट्स, यानी अकाउंट्स को बंद करने के लिए हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं।
The objective of preparing realization account is to close the book of accounts of the dissolved firm and to determine profit or losses on the realization of assets and payment of liabilities. Next question is, all external liabilities accounts, including provisions, if any, are closed by transferring them to the credit of which account? And the options are A. Partners capital account, B. Realization account, C. Bank account, and D. Revaluation account. एंड द राइट आंसर इज बी, रियलाइजेशन अकाउंट. जितनी भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी के अकाउंट्स होते हैं जिसमें प्रोविजंस इंक्लूड किया जाता है, अगर ये जब क्लोज किया जाता है तो उस टाइम पे इन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? तो इन्हें हम लोग ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में. जितनी ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज अकाउंट इंक्लूडिंग प्रोविजन इफ एनी आर क्लोज बाय ट्रांसफरिंग देम टू द क्रेडिट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट. और इसकी जनरल एंट्री होती है लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. Next question is, dissolution of the partnership is in which nature as it is dissolved by mutual agreement. Conversely, a firm dissolve either A. Voluntary, voluntarily or compulsorily. B. Voluntary, voluntarily or temporary. C. Temporary, voluntarily or compulsorily. And D. Compulsory, voluntarily or temporary. And the right answer is A. Voluntary, voluntarily or compulsorily. Dissolution of the partnership is voluntary in nature as it is dissolved by a mutual agreement between the partners. Conversely, a firm may be dissolved either voluntarily by the decision of the owners or compulsorily by a court order or other external factor. Next question is, which of the following is not the mode of dissolution of part of the firm? And the options are A. On happening of an event, B. By mutual agreement, C. Dissolution by court, and D. Retirement of a partner. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म का इसमें से कौन सा मोड नहीं है, और ऑप्शन दिया गया है कि किसी इवेंट के हैपनिंग पे या म्यूचुअल एग्रीमेंट पे या डिसोल्यूशन बाय कोर्ट पे या रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर पे. तो ये जो ऊपर के तीनों हैं हमारे, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट या म्यूचुअल एग्रीमेंट या कोर्ट के डिसोल्यूशन के बाद थ्रू, ये सभी हमारे डिसोल्यूशन के कारण बनते हैं, डिसोल्यूशन के मोड होते हैं. लेकिन जो रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर है वो हमारे डिसोल्यूशन का मोड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म एंड नहीं हो रही है, सिर्फ एक पार्टनर एक पर्टिकुलर पार्टनरशिप फर्म से रिटायर हो रहा है. तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा जो कि हमारा मोड नहीं है वो होगा हमारा डी, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. If the partnership agreement permits, the business activities can continue with the remaining partner after the retirement of a partner, which implies that the firm does not have to be dissolved. Next question is, who is treated as liquidator in creditor voluntary winding up? And the options are A. Person appointed by court, B. Person appointed by director, C. Person appointed by creditor, and D. Person appointed by member. And the right answer is C. Person appointed by creditor. In a creditor's voluntary winding up, a liquidator is appointed by the creditor to take charge of the winding up process and to distribute the company assets to the creditor. किसको क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि किसको लिक्विडेटर ट्रीट किया जाएगा क्रेडिटर के वॉलेंट्री वाइडम पे? तो उस टाइम पे वो पर्सन जो कि क्रेडिटर के द्वारा अपॉइंट किया जाता है उसी पर्सन को हम लोग लिक्विडेटर मानते हैं क्रेडिटर के वॉलेंट्री वाइंडिंग अप का. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ट्रीटेड टू प्रोवाइड फंड फॉर पेमेंट टू द लीगल हेयर ऑफ द डिसीज पार्टनर? And the options are A. Investment in mutual fund, B. Fixed deposit in bank, C. Sinking fund, and D. Joint life policy. And the right answer is D. Joint life policy. A joint life policy is a type of insurance, life insurance policy that covers two or more people, and it can be used to provide funds for payment to the legal heir of the deceased partner. ये एक तरीके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके किसी भी फंड का पेमेंट, और दो या दो से ज़्यादा लोग होते हैं और यहाँ पे जॉइंट लाइफ पॉलिसी के थ्रू पेमेंट किया जाता है जो भी डिसीज पार्टनर का लीगल हेयर होता है उसे. Next question is, upon dissolution, which is the proper order of application of the firm assets? And the options are payment of partner's loan, second, in paying the debt of firm to third party, third, distribution of surplus to partner in profit sharing ratio, and fourth, payment of partner's capital. पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन सा हमारा करेक्ट ऑर्डर होता है और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं. ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है फर्स्ट फोर्थ थर्ड या सेकंड होगा, बी सेकंड फर्स्ट फोर्थ या थर्ड, C. Second, first, third, fourth, and D. First, second, third, and fourth. And the right answer is B. यानी कि सबसे पहले आएगा इन पेइंग द डेप्ट ऑफ द फर्म टू थर्ड पार्टी. इसके बाद होगा हमारा पेमेंट ऑफ पार्टनर लोन.
इसके बाद हमारा होगा पेमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल, और उसके बाद सारी चीजें करने के बाद जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लेंगे। अपॉन डिसोल्यूशन द फर्म एसेट्स shall be first applied in paying the debt of the firm to third parties, shall thereafter be applied in payment of partners loan, shall then be applied in payment of partners capital, and still surplus remains, it should be for distribution of surplus to partners in profit sharing ratio. Next question is, after the dissolution of firm, any partner may restrain any other business from carrying of similar business in the firm's name or by using firm property for own benefit until. And the options are A. Public notice of dissolution is given. B. The affair of the firm are fully wound up. C. Dissolution deed is signed by all partner. And D. All of the above. And the right answer is B. The affair of the firms are fully wound up. After the dissolution of firm, any partner may restrain any other partner from carrying on a similar business in the firm's name or by using the firm's property for their own benefit until the affair of the firm have been completely wound up. This is known as a stain of trade or a non-compete clause. Next question is, in which of the following case Garner versus Murray rule is not applicable? And the options are A. Only one partner is solvent. B. All partners are insolvent. C. The when partnership deed to provide a specific method to be followed in case of insolvency of partner. और क्वेश्चन हमारा पूछ रहा है कि किस फॉलोइंग केस में गार्नर और मुरे का रोल को अप्लीकेबल नहीं किया जाएगा, रूल को। फर्स्ट ऑप्शन बोले कि जब एक पार्टनर सॉल्वेंट हो, दूसरा जब सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट घोषित हो जाए, या तीसरा जब पार्टनरशिप डीड जो है एक स्पेसिफिक मेथड को प्रोवाइड करे इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर के केस में। एंड दी ऑप्शंस आर ए फर्स्ट ओनली, बी फर्स्ट एंड सेकंड ओनली, सी फर्स्ट एंड थर्ड ओनली, एंड डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड ओनली। तो इन तीनों केसेस में गार्नर और मुरे के रोल को एप्लीकेबल नहीं माना जाता है। This rule is applicable when one partner is insolvent, then other partner can bring the cash. But if only one partner is solvent or all partners are insolvent, there is no one to bring the cash, so this rule cannot be applied. And if partnership did provide a method to follow, then that method will be followed only. ये रूल तब अप्लाई किया जाएगा जब एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाएगा, उस केस में जो दूसरा द पार्टनर है वो कैश ब्रिंग करेगा। लेकिन अगर सारे के सारे पार्टनर ही इंसॉल्वेंट हो जाएंगे तो कोई पार्टनर कभी भी किसी तरीके का कैश नहीं ले पाएगा, इसलिए यहाँ पे गार्नर और मुरे के रोल को एप्लीकेबल नहीं किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म partner's loan account is transferred to, and the options are A. Partner's current account, B. Partner's capital account, C. Realization account, and D. None of the above. And the right answer is C. Realization account. Dissolution of a firm के टाइम पे जो पार्टनर्स का लोन अकाउंट होता है उसको ट्रांसफर किया जाता है हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि लाइबिलिटीज को वहीं पे पेड ऑफ किया जाता है। सारे जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनको वहीं पे क्रेडिट उनके वहीं पे उनको खत्म किया जाता है। At the time of dissolution of a firm, loan from partner relative is transferred to the credit side of realization account. Next question is, on the dissolution of a firm, out of the proceed received from the sale of assets will be paid first of all. And the options are A. Partners loan to the to firm, B. Partners capital account, C. Partners additional capital, and D. Outside creditor. And the right answer is D. Outside creditor. Dissolution के टाइम पे जो भी हमारे assets को बेचने से पैसा आता है सबसे पहले उसे हम outside creditors को पेड करते हैं। On dissolution of a firm, the proceeds received from the sale of asset will be used to pay off the firm liabilities first. This include any debt or obligation owed to third parties such as creditor or supplier. Next question is, at the time of dissolution of partnership firm, the amount of bills payable shown in the liability side of balance sheet is transferred to, and the options are A. Realization account, B. Cash account, C. Capital account of partner, and D. Loan account of the partner. And the right answer is A. Realization account. जो भी बिल्स पेबल होता है, जब भी डिसोल्यूशन होता है फर्म का, तो जो लाइबिलिटी साइड का होता है वो सीधे हमारा चला जाता है रियलाइजेशन अकाउंट में। द अमाउंट ऑफ बिल पेबल रिकॉर्डेड इन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट इज ट्रांसफर टू द क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट एट द मोमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। हाँ, जब रियलाइजेशन अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है उस टाइम पे जब एसेट्स को हम लोग पे ऑफ करेंगे तो एसेट्स हमारे डेबिट साइड में चले जाते हैं और लाइबिलिटीज हमारी क्रेडिट साइड में दिखाई जाती हैं। इसलिए जो बिल्स पेबल होगा वो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ फर्म इज डिसॉल्व कंपल्सरली इन द फॉलोइंग केसेस,
And the options are A, when the business of the firm become legal after incorporation, B, when a major partner get retired or dies, C, when unbearable losses is to be borne by company, and D, when all the partner all but one partner become insolvent, rendering them incompetent to sign a contract. And the right answer is D, when all the partners or but all one partner become insolvent, rendering them incompetent to sign a contract. The partnership is said to be dissolved by the operation of law. This is because a partnership is a contractual relationship, and if all the partners become insolvent, they are no longer able to fulfill their contractual obligation, including the obligation to sign contract. Next question is, when the firm has agreed to pay a partner a fixed amount for realization work, irrespective of the actual amount spent, such fixed amount is debited to which account and credited to which account? And the options are A, capital realization, B, realization capital, C, partners capital realization account, and D, realization और expenses. क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब फर्म ये अग्री करती है कि वो पार्टनर को एक फिक्स अमाउंट पे करेगी रियलाइजेशन वर्क के लिए, इस फैक्ट के बजाय कि वो कितना अमाउंट स्पेंड किया है, ऐसे फिक्स अमाउंट को वो कहाँ डेबिट करेगी और कहाँ क्रेडिट करेगी? तो इसका राइट आंसर होगा बी, रियलाइजेशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। यानी कि इस केस में हमारा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किया जाएगा और पार्टनर्स के करंट अकाउंट को या फिर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा। Next question is, at the time dissolution, all the assets of firm are transferred to the realization account at which value? And the options are A, economical, B, realizable, C, market, and D, book. एंड द राइट आंसर इज बुक, यानी कि जो भी एसेट्स हमारे रियलाइज किए जाएंगे वो हमारी बुक वैल्यूज पे किए जाएंगे। द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स इज द वैल्यू एट विच इट इज रिकॉर्डेड इन द फर्म्स बुक ऑफ अकाउंट and it includes its original cost plus any subsequent additions and deductions for depreciation. Next question is, when the unrecorded assets are taken over by a partner, they are shown in, and the options are A, debit side of bank account, B, debit side of realization account, C, credit side of bank account, and D, credit side of realization account. And the right answer is D, credit side of realization account. यानी कि जब भी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पार्टनर के द्वारा लिया जाएगा तो वो हमारे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएंगे। पहले ही बता देते कि रियलाइजेशन अकाउंट में जब हम लोग एंट्रीज करते हैं तो जितने एसेट्स होते हैं वो डेबिट साइड में चले जाते हैं और जितनी भी लाइबिलिटीज होती है वो क्रेडिट साइड में चली जाती है। जब एसेट्स को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो वो क्रेडिट साइड में चले जाते हैं और जब लाइबिलिटीज को पे ऑफ किया जाता है तो वो डेबिट साइड में आ जाता है। यहाँ पे पार्टनर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को ले रहा है, इसीलिए ये हमारे क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट में जाएगा। When the unrecorded asset is sold for cash, अगर कैश के लिए हम लोग एसेट्स को बेचेंगे तो कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा। लेकिन अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स को पार्टनर के द्वारा ले लिया जाएगा, किसी भी पार्टनर के द्वारा, तो सीधे करेंगे हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। And next question is, realization account is, and the options are A, personal account, B, real account, C, nominal account, and D, none of these. And the right answer is C, nominal account. क्वेश्चन पूछे कि रियलाइजेशन अकाउंट क्या अकाउंट होता है, तो रियलाइजेशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट एक ऐसा अकाउंट है जिसका रूल है कि जितने भी खर्चे या लॉसेस होंगे उनको डेबिट करिए और जितने भी इनकम्स या गेन्स होंगे उनको क्रेडिट करिए। सिंस द रियलाइजेशन अकाउंट इज यूज्ड टू रिकॉर्ड गेन्स एंड लॉसेस, इट इज कंसिडर्ड अ नॉमिनल अकाउंट। The balance of the account represent the profit or loss made during the process of winding up the partnership, which is transferred to the capital account of the partners based on their profit sharing ratio. Next question is, at the time of dissolution of firm, at which state the balance of partners capital account is paid? And the options are A, after making the payment to third parties loan, B, before making the payment of partners in respect of their loan, C, after making the payment to third party for their loan as well as partners loan, and D, none of the above. And the right answer is C, after making the payment to third party for their loans as well as partners loan. क्वेश्चन पूछ रहा है कि डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म के टाइम पे किस स्टेज पे जो बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है उसको पेड किया जाता है। तो हमारा राइट आंसर होगा कि जब हम लोग पेमेंट कर लेते हैं थर्ड पार्टीज को उनके लोन्स के लिए और साथ ही साथ पार्टनर्स के लोन के लिए। The balance of partners capital account is paid at the final stage of the dissolution of firm after all the assets have been sold, liabilities settled, and the realization account has been prepared. Next question is, on dissolution of a partnership firm, profit or loss on realization is distributed among the partners, and the options are A, in profit sharing ratio, B, in capital ratio, C, equally, and D, none of these. And the right answer is A, in profit sharing ratio. जब भी डिसोल्यूशन होता है पार्टनरशिप फर्म का, उस टाइम पे जो भी एसेट्स पे जो भी हमारे रियलाइजेशन पे प्रॉफिट या लॉस आया होगा पार्टनर्स के लिए, वो हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं।
Once the realization account is prepared and the amount available for distribution among the partners is determined, the profit or loss on realization is transferred to the capital account of the partner. The amount transferred to each partner's capital account is based on their profit sharing ratio, which is usually mentioned in the partnership agreement. Next question is, at the time of dissolution of partnership firm, fictitious assets are transferred to. And the options are A. Capital account of the partner, B. Partner's loan account, C. Realization account and D. Cash account. क्वेश्चन पूछे कि डिसोल्यूशन के टाइम पे फिक्टिशियस एसेट्स को कहाँ ट्रांसफर किया जाता है, तो हमारा राइट आंसर होगा कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर. At the time of dissolution of partnership firm, fictitious assets are generally written off or transferred to partner's capital account in accordance with the partnership agreement or the provision of the relevant laws. Next question is, on dissolution, the final balance of capital account are transferred to A. Profit and loss account, B. Loan account to partners, C. Realization account and D. Cash account. And the right answer is cash account. Dissolution के टाइम पे जो भी फाइनल बैलेंस होता है हमारे कैपिटल अकाउंट का, वो सीधे कैश अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. The final balance of the partners capital account represent the amount due to them after all the liabilities and expenses of the partnership have been settled. This amount is usually paid out up to the partners in cash or transferred to their bank account. Now the next question is, on taking responsibility of payment of realization expenses by a partner, which account would be credited? A. Cash account, B. Capital account of the partner, C. Realization account and D. None of the above. And the right answer is B. Capital account of the partner. Realization expenses are the expenses incurred in the process of winding up or dissolving a partnership, such as legal fees, accounting fees, auction fees, and other similar expenses. When realization account are paid by a partner on behalf of the firm, realization account is debited and partner's capital account is credited. Now the next question is, profit or loss of realization account is transferred to, and the options are capital account of partner, B profit and loss account, C बैलेंस शीट एंड डी नॉन ऑफ दिस. यानी कि क्वेश्चन पूछ रहा है हमारा कि जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा रियलाइजेशन पे वो कहाँ ट्रांसफर किया जाएगा, तो भाई जो भी पैसा बचेगा वो पार्टनर्स ही लेंगे, तो वो भाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में चला जाता है. द ट्रांसफर ऑफ द प्रॉफिट और लॉस ऑन रियलाइजेशन टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स serve to adjust their capital balances to reflect their final shares in the partnership assets after all the liabilities and expenses have been settled. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट. एंड द ऑप्शंस आर ए बैलेंस ऑफ रिजर्व, बी बैलेंस ऑफ कैश अकाउंट, सी बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड डी ऑल ऑफ द अबव. ये तीनों के तीनों हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं किए जाते, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा डी ऑल ऑफ द अबव. जो रियलाइजेशन अकाउंट होता है उसको यूज किया जाता है रिकॉर्ड करने के लिए गेन्स या लॉसेस जो कि वाइंडिंग अप और डिसॉल्विंग के टाइम पे किया जाता है, इसीलिए ये तीनों चीजें हमारी कभी भी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं की जाती हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन विच अकाउंट विल बी डेबिटेड. एंड द ऑप्शंस आर ए कैश अकाउंट, बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सी रियलाइजेशन अकाउंट एंड डी नन ऑफ द अबव. एंड द राइट आंसर इज सी रियलाइजेशन अकाउंट. यानी कि जब भी एक्सपेंसेस का पेमेंट किया जाता है डिसोल्यूशन अकाउंट पे, किस चीज को डेबिट किया जाएगा, तो हमारे रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट किया जाएगा. एंट्री भी होगी हमारी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट to bank account. As the realization account record all the expenses related to the dissolution of partnership, any payment of such expenses will result in a decrease in balance of realization account. Therefore, the realization account will be debited when the expenses of dissolution are paid. Now, the next last question is, how would you treat accumulated profit or losses at the time of dissolution of firm. क्या हम लोग कैसे हम लोग ट्रीट करेंगे अगर हमारे पास पहले से ही प्रॉफिट या लॉस जो है वो पहले से ही रखा गया होगा डिसोल्यूशन के टाइम पे. तो ऑप्शन दिया गया है, ए ट्रांसफर टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट, बी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सी ट्रांसफर टू पार्टनर सैलरी अकाउंट एंड डी नन ऑफ दी अबव. तो अगर पहले से किसी भी तरीके का एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व होता है तो ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं कि वो हमेशा पार्टनर्स के अमंग में बांट दिया जाता है या फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है. इसलिए हमारा राइट आंसर होगा बी ट्रांसफर टू कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो होता है वो एक ऐसा प्रॉफिट होता है जो कि फर्म जो है अपने पार्टनरशिप फर्म जो है वो अपने पूरे जिंदगी में या जब तक उसका फर्म डिसोल्यूट नहीं हो जाता है उस टाइम तक वो अर्न की रहती है. Accumulated profit refer to the profit earned by the partnership over the year which have not been distributed among the partners. Similarly, accumulated loss refer to the losses incurred by the partnership which have not been covered by the partner. At the time of dissolution, the accumulated profit or losses are transferred to the partner's capital account in their profit sharing ratio.
सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, होप यू गाइस लाइक इट। और ऐसे ही हमारी फर्दर इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के वीडियोस हमारे चैनल पे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स के द्वारा अवेलेबल हैं। जिस किसी ने नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप चाहें तो वहां से जाके देख सकते हो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपना ढेर सारा प्यार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर प्रोवाइड करें। थैंक यू।